हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और चूंकि करेंट की क्लासेस क्या कि काफ़ी देर से ब्रेक है, ठीक है। और मैं इसमें बता दूं कि जितना एनालिटिकल टॉपिक है 64 नंबर पेज तक एनालिटिकल टॉपिक है, यानी ये 41 नंबर पेज है। मैं कोशिश करूंगा कि 64 नंबर पेज तक के जो एनालिटिकल टॉपिक्स हैं उनको खत्म कर लूँ, क्योंकि फैक्चुअली क्या ना कि फैक्चुअली तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, यानी अगर फैक्चुअली नहीं भी कर पाए तो आई दृष्टि में कर लेंगे, ठीक है। तो 64 नंबर टॉपिक्स तक मेरा मानना है कि करेंट खत्म कर लेना बहुत आवश्यक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बहुत क्लियर पढ़िएगा, सेम टॉपिक जो आपकी आई दृष्टि में रहेगी, मैं आई दृष्टि जब पढ़ाऊंगा तो उसको नहीं पढ़ाऊंगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे। एनालिटिकल टॉपिक्स में सेम टॉपिक जो आई दृष्टि में रहेगी मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से आप लोगों के लिए प्रीलिम्स एकदम फोकस हूँ और लगातार मेरी क्लासेस जीएस की भी चल रही हैं, तो इसलिए आप समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, पहला कि एसडीजी शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 ये हम लोग देखेंगे। एक्चुअली इस डैशबोर्ड को इसलिए लाया जाता है कि एसडीजी के प्राप्ति के संदर्भ में ध्यान देंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनकी प्राप्ति के संदर्भ में क्या ग्रोथ हुई है शहरी निकायों की, ठीक है, बेसिकली, या जो स्थानीय शहर हैं, जो शहरी हैं, शहर क्षेत्र हैं, उनकी क्या ग्रोथ हुई है। इस ग्रोथ का क्या है कि बेसिकली निगरानी क्या जाता है या मापन क्या जाता है, समझे। अब हम लोग क्या करते हैं कि बात आती है कि इस नीति के द्वारा किसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया जाता है, ध्यान देंगे तो इसको नीति आयोग के द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। भारत में मैक्सिमम कार्य नीति आयोग ही आजकल करती है, तो नीति आयोग द्वारा इसको डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। इस सूचकांक में करें कि कुल 56 यूएलबीज को शामिल किया गया है, हालांकि अपना ये मतलब नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूचकांक में केवल कुल 14 एसडीजीज को ही शामिल किया गया है, ध्यान देंगे। इस सूचकांक में कुल 14 एसडीजी, ध्यान देंगे, इसमें इस सूचकांक में 2 एसडीजी शामिल किया गया है, एसडीजी 14 और एसडीजी 17, अर्थात इसमें केवल 15 एसडीजी को शामिल किया गया है। एसडीजी 14 नहीं शामिल है इसमें और एसडीजी 17 नहीं शामिल है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यानी जब हम लोग एसडीजी शहरी सूचकांक के हम डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं नीति आयोग के द्वारा, तो नीति आयोग ने किन तो एसडीजी का यूज नहीं किया है इसको तैयार करने में, तो एसडीजी 14 का यूज नहीं किया है और एसडीजी 17 का यूज नहीं किया है। एसडीजी 14 क्या है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल के नीचे जीवन, ठीक है, ये आपका है एसडीजी 14, जल के नीचे जीवन, जान देंगे, जल के नीचे जीवन आपका एसडीजी 14 है, ठीक है, जल के नीचे जीवन, ये आपका एसडीजी 14 है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है। एसडीजी 17 को भी नहीं शामिल किया गया है, ठीक है, जिसका एसडीजी 17 क्या है कि लक्ष्यों के लिए भागीदारी, ये आपका एसडीजी 17 है, ये दोनों इसमें शामिल नहीं किया गया है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। बाकी जो यहाँ पे डाटा दिया गया है कि केवल 15 एसडीजी को शामिल किया गया, ये मैंने बता दिया। 77 संकेतक को शामिल किया गया है, ये सिर्फ चीज़ आपको चाहिए तो याद कर लीजिए। हालांकि मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि केवल 15 एसडीजीज को शामिल किया गया, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि शहरी भी एसडीजी देखते हुए लोग समझ लेते हैं कि 17 एसडीजी है, तो क्या पता 17 एसडीजी को शामिल किया गया हो, इस चीज़ को ध्यान देंगे। क्यों नहीं शामिल किया गया है, तो यहाँ भी लॉजिक बेसिकली है, जल के नीचे जीवन, तो जाहिर सी बात है कि तटवर्ती क्षेत्र तो इसमें शामिल नहीं है, ध्यान देंगे, अर्थात क्योंकि तटवर्ती, ऐसा तो नहीं है कि शहर का मतलब केवल तटवर्ती क्षेत्र नहीं होता है, ठीक। तो चूंकि इसमें वो भी शहर है जो तटवर्ती क्षेत्र के से संबंधित नहीं है, तो एसडीजी 14 को शामिल करके इंडेक्स तैयार करना उन शहरों के लिए नाइंसाफी है जो तटवर्ती नहीं है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे इस सूचकांक को जब तैयार किया गया है तो जिस पैमाने को लिया गया है वो है 0 to 100, यानी यहाँ पे जो स्कोर दिया जाएगा वो 0 to 100 दिया जाएगा, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, ध्यान देंगे। एसडीजी, जाहिर सी बात है कि एसडीजी को प्राप्ति का टारगेट क्या है कि वर्ष 2030 तक टारगेट है कि एसडीजी के लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे, यानी जाहिर सी बात है कि जिनको 100 मार्क्स दिया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि उनकी कार्य उस दिशा में जा रही है कि वो वर्ष 2030 तक एसडीजी के सभी 15 लक्ष्यों को, सभी 15 लक्ष्य मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 एसडीजी लक्ष्य इसमें शामिल नहीं है, एसडीजी 14 और एसडीजी 17, तो जाहिर सी बात है कि वो डिस्ट्रिक्ट या वो शहर 100 अंक पाने वाला का मतलब हो जाएगा कि 2030 तक अपने टारगेट को पूरा कर लेगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि एक इंडेक्स आई थी, वो इंडेक्स ये बोली थी कि कोई भी शहर 2013 तक क्या है विश्व के शहरी सूचकांक, सॉरी, जो सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी है उसको प्राप्ति में अग्रणी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि भैया 100 मार्क्स कोई पाया नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो कह भी रहा है कि 100 का स्कोर से तात्पर्य है कि आपको जो लक्ष्य है आपने उसकी प्राप्ति की दिशा में आप काफ़ी अग्रणी हैं, सिंपल सी बात है। और 0 का लक्ष्य मतलब है कि लक्ष्यों को प्राप्ति की दिशा में बहुत पीछे हैं, अर्थात एकदम श्योर है कि नहीं पाएंगे, ठीक है, बहुत पीछे है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे तो 100 भी नो डाउट कि कोई नहीं पाएगा और 0 भी कोई नहीं पाएगा, क्योंकि जो थोड़ा भी अग्रणी होगा, थोड़ा भी एफर्ट कर रहा होगा, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ही कुछ एफर्ट कर रहा हो, ठीक है,
बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में कुछ एफोर्ड कर रहा हो, किसी भी एरिया में एफोर्ड कर रहा होगा, तो नो डाउट कि वो 0 मार्क्स तो उसके नहीं होंगे। तो 0 मार्क्स और 100 मार्क्स दोनों क्या है कि ये अप्रत्याशित है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। इस स्कोर में शहरों को क्या हुआ है कि कुल 4 भागों में या 4 इंडेक्स में इसको डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है आकांक्षी, सेकंड है अच्छा प्रदर्शन करने वाला अर्थात परफॉर्मर, ठीक है। तीसरे को दिया गया अग्रणी, तीसरे को अग्रणी अर्थात फ्रंट रनर, और चौथी को लक्ष्य प्राप्त करता है। ये चीज़ आप लोग को याद करनी है, जानेंगे। आकांक्षी में उनको शामिल किया गया जिनके मार्क्स क्या है 0 to 49 है, यानी 50 से कम है। अच्छा परफॉर्मर में किसको शामिल किया गया है जो 50 to 64 यानी 65 से 0 है, और 50 से लेके 65 से 99 तक को अग्रणी यानी फ्रंट रनर में शामिल किया गया है, और लक्ष्य तक प्राप्त करता अचीवर की सूची में 100 को शामिल किया गया है। अब हम लोग ध्यान देंगे। अब ये बोल क्या रहा है, इस थोड़ा सा इस एसडीजी यानी जो ये डैशबोर्ड है इसके बारे में बात कर रहा है कि भारत जर्मन के सहयोग के तहत अभी नीति आयोग ने क्या किया है कि अपना पहला एसडीजी ये लक्ष्य क्या है घोषित किया। ध्यान देंगे, भारत जर्मन सहयोग से अभी नीति आयोग के द्वारा अपना पहला शहरी सूचकांक डैशबोर्ड को विकसित किया गया। इस चीज को ध्यान देंगे। तो नो डाउट कि नीति आयोग ने इसका मतलब क्या है कि जब इस सूचकांक को यानी इस इंडेक्स को और इस डैशबोर्ड को जब तैयार किया है, जारी किया है या विकसित किया है, डिजाइन किया, जो भी बोल लीजिए, तो नो डाउट कि सहयोग किसका लिया है, जर्मनी का सहयोग लिया है। ध्यान देंगे, जर्मनी का सहयोग लिया है। तो एक तो पेपर में क्वेश्चन बन के ये आपके आ सकता है, तो यहां से तैयार रहना है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे कह रहा है कि इस सूचकांक में क्या है, शहरों की सूची में शिमला को प्रथम रैंक मिली है। ध्यान देखिए, शिमला को यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला है। एक चीज दिमाग में ये रखना है कि इसमें शिमला को क्या है, शिमला को फर्स्ट रैंक मिला है। चंडीगढ़ को क्या है, चंडीगढ़ को सेकंड रैंक मिला है, ठीक। और यहाँ पे तिरुवनंतपुरम को क्या है, तो तिरुवनंतपुरम को थर्ड रैंक मिला है। तो टॉप 3 का नाम तो पहली बात आपको याद ही रहना चाहिए, टॉप 3 का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो शिमला, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम ये टॉप 3 है, इस चीज को ध्यान देंगे। और इसमें जो चंडीगढ़ एवं तिरुवनंतपुरम है, ध्यान देंगे, और कोयम्बटूर इसमें सेकंड है। एक चीज यहाँ पे देखेंगे, कोयम्बटूर यहाँ पे सेकंड है, ठीक। कोयम्बटूर यहाँ पे सेकंड है, और थर्ड पे क्या है, थर्ड पे संयुक्त रूप से 2 जिले हैं, ठीक है, या शहर है। संयुक्त रूप से 2 शहर हैं, ठीक है। उनमें से 2 क्या है, एक चंडीगढ़ है और एक तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। एक चंडीगढ़ है, दूसरा तिरुवनंतपुरम है। तो सेकंड पे कोयम्बटूर है, पहले पे चंडीगढ़ है, तीसरे पे 2 लोग हैं संयुक्त रूप से, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अब यहाँ पे स्कोर देख लेंगे, स्कोर क्या है 75.50, यहाँ पे शिमला का स्कोर है। तो जबकि सबके अच्छा स्कोर किसका है, शिमला का है। और हमको यहाँ पे पता है कि 65 से आगे स्कोर करने वाले सब लोग किसमें शामिल है, फ्रंट रनर में अर्थात अग्रणी श्रेणी में शामिल है। अब ध्यान दीजिए, यानी जाहिर सी बात है कि ये सब किसमें शामिल होंगे, फ्रंट रनर में, यानी अग्रणी श्रेणी में सब क्या होंगे, शामिल होंगे। तो अग्रणी श्रेणी में शिमला शामिल है, कोयम्बटूर शामिल है, इन दोनों को थर्ड रैंक मिला है, और 5वें नंबर पे कोच्चि स्थित है, ठीक है। तो यानी ये टॉप 5 जो है ये सब फ्रंट रनर है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे और जो एसडीजी में अंतिम 5 शहर है, अंतिम 5 शहर हैं, उनमें सबसे नीचे धनबाद है, और धनबाद की रैंकिंग कितनी है, 52.43 है। 52.43 को अगर हम लोग देखेंगे तो वो परफॉर्मर की सीरीज में शामिल है। ध्यान देंगे, यानी कोई भी एस्पिरेंट की श्रेणी में शामिल नहीं है। यानी ध्यान देंगे, कोई भी शहर, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई भी शहर एस्पिरेंट की सीरीज में शामिल नहीं है, एस्पिरेंट सीरीज में या श्रेणी में शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल नहीं है। एक तो यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज ध्यान देंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि जो सबसे लास्ट जिला है उसका नाम है धनबाद, और धनबाद को 52.43 रैंक मिला है, जो कि परफॉर्मर का मार्क्स है, ना कि एस्पिरेंट का मार्क्स है। तो यानी एस्पिरेंट में कोई शामिल नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहरों की स्थिति बताया है। तो यहाँ पे देखिए कि लखनऊ को क्या कितना मार्क्स दिया गया है, लखनऊ को 62.93 दिया गया है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो लखनऊ अगर हम देखें, हमको पता है यहाँ पे फोकस करिए आप लोग कि 65+ वाले क्या होते हैं, फ्रंट रनर होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो फ्रंट रनर में शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है जिनको 65 से अच्छा मार्क्स होगा वो सब फ्रंट रनर होंगे। तो नो डाउट यहाँ पे देखेंगे 65 से अच्छा मार्क्स किसी का नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का मार्क्स 65 से अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखिए, क्लियरली देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रंट रनर में शामिल होने के लिए 65 से अच्छा मार्क्स होना चाहिए। यानी यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि उत्तर प्रदेश का, यूपी का
कोई शहर शामिल नहीं है। फ्रंट रनर में उत्तर प्रदेश का कोई शहर शामिल नहीं है, शामिल नहीं। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला शहर कौन सा है, तो लखनऊ है। यहां पे एक रिजल्ट निकल गया, ध्यान देखिए यहां पे, ठीक है। तो यानी ये 62.93 है, यानी 62.93, इसका मतलब कि इसका स्कोर कहां पे होगा, ये परफॉर्मर की सीरीज में शामिल होगा। ध्यान देंगे, ये परफॉर्मर की सीरीज में शामिल होगा, यानी ये परफॉर्मर है, परफॉर्मर है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप लोग देख लिए यहां तक का। अब चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम यानी सारे के सारे क्या है, परफॉर्मर में शामिल है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के सभी शहर जो कि सिंटैक्स में शामिल किए गए हैं वो सब परफॉर्मर की सीरीज में यानी अच्छा प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में शामिल है। तो नो डाउट सारे जो ऑप्शन होंगे वो राइट ऑप्शन होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एनालिटिकल इसका अध्ययन हम लोग देख लें। यहाँ पे शामिल किए गए एसडीजी जो 15 एसडीजी हैं उनके बारे में लिखा है, इनको देख लीजिए। कह रहा है कि गरीबी की समाप्ति में कोयम्बटूर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और इसको सेकेंड रैंक मिला भी है इस ओवरऑल इस पूरे रिपोर्ट में, ठीक है। सेकेंड जो एसडीजी है उसका संबंध है भुखमरी की समाप्ति से, ठीक है। इसमें कोच्चि अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। तीसरा जो है वो अच्छा स्वास्थ्य एवं आरोग्यता इससे संबंधित है, इसमें शिमला अच्छा परफॉर्म करने वाला है। चौथा क्या है, गुणवत्ता परक शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन संबंधित है, इसमें तिरुवनंतपुरम इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। लैंगिक समानता में यानी जेंडर इनइक्वालिटी में कोच्चि ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एसडीजी 6 क्या है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित है, इसमें भोपाल ने अच्छा स्कोर किया हुआ है। एसडीजी 7 क्या है, किफ़ायती ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है, इसमें शिमला का स्कोर बहुत अच्छा है। उसके बाद से उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास में बेंगलुरु का स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है। उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना में सूरत का स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है। असमानता में कमी में जो अमृतसर है, ठीक है, अमृतसर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एसडीजी 11 क्या है, संवर्णीय शहर एवं समुदाय, इसमें नासिक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। एसडीजी 12 क्या है, सारे एसडीजीज याद होने चाहिए आपको, ये मेंस में भी आ सकते हैं कि सभी एसडीजीज पर चर्चा करें, ये मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 2021-22 जिसका भी मेंस आप लोग दे रहे होंगे या 23 दे रहे होंगे वो लोग एसडीजी उनको याद रहनी चाहिए। अच्छी बात है, यहाँ पे 17 एसडीजी के बारे में लिखा है, तो ये 17 एसडीजी आप लोग लिख के इजिली, एसडीजी 14 इसमें शामिल नहीं है जो कि जलीय जीवों की सुरक्षा के बारे में है, ठीक है। थलीय जीवों की सुरक्षा का संबंध एसडीजी 15 इसमें शामिल है, इस चीज को ध्यान देंगे। शांति न्याय ये वाला, ठीक है, एसडीजी 16 है और एसडीजी 17 क्या है, ठीक है, लक्ष्यों की भागीदारी। एसडीजी 17 यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन एसडीजी 17 का संबंध लक्ष्यों की भागीदारी से संबंधित है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं, लक्ष्यों हेतु भागीदारी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पहला टॉपिक था ये आपका खत्म होता है और यहाँ से अब इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है वो स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट घटना यहाँ पे लिख रहा है कि बारबाडोस विश्व की नवीनतम गणराज्य अभी घोषित किया गया है। तो ये हेडिंग से ही क्वेश्चन आ सकता है, पहली बात तो यही है, ठीक है, कि विश्व की नवीनतम गणराज्य अभी हाल ही में कौन सा देश बना है, तो बारबाडोस, इस चीज को जान लेंगे, ठीक है। गणराज्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझा रहा है कि यहाँ का जो मुखिया होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, अर्थात जन्म के आधार पर डिसाइड नहीं होता है कि इस देश का मुखिया या इस राज्य का मुखिया कौन होगा, इस चीज को ध्यान देंगे। यानी सिंपल सी बात है, अर्थात जनता के द्वारा उसको क्या है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस जनता के द्वारा क्या होता है, इसको निर्वाचित किया जाता होगा या चुना जाता होगा, ठीक है। तो यानी गणराज्य का मतलब क्या हो गया कि मुखिया वंशानुगत नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या है, जनता के द्वारा उसको निर्वाचित किया जाता है। बारबाडोस का यहाँ पे लोकेशन क्या है, लोकेशन की बात कर रहा है, ध्यान देंगे, लोकेशन की बात कर रहा है। लोकेशन क्या है कि बारबाडोस पहली बात कहाँ पे स्थित है, तो कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ध्यान देंगे। इसकी राजधानी क्या है, तो ब्रिज टाउन इसकी राजधानी का नाम है, ध्यान देंगे, ब्रिज टाउन इसकी राजधानी है। तो बारबाडोस कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी ब्रिज टाउन है, ये आपको याद करना है। जब उपनिवेशीकरण का दौर चल रहा था तो 1625 में, ध्यान देंगे, जब ब्रिटिश कंपनी के तौर पे आई थी तो उसी वक्त ये ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था, कौन, बारबाडोस। तो बारबाडोस 1625 में ही ब्रिटेन उपनिवेश बन के तैयार हो गया था। भारत तो ये 1750 के अराउंड क्या है जाके भारतीय ब्रिटिश उपनिवेश बनता है, यानी भारत से लगभग 125 साल पहले बारबाडोस क्या है, ब्रिटिश उपनिवेश बन चुका है। ध्यान देंगे 1966 में क्या है कि काफ़ी समय बाद बारबाडोस को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली है, इस चीज को ध्यान देंगे। 1966 में आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे समय के पश्चात बारबाडोस को
स्वतंत्रता मिली है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की काफ़ी उपरांत शीत युद्ध के ड्यूरेशन में इसको मिला हुआ है। जब इसको स्वतंत्रता मिली तो भारत की तरह ये भी क्या हुआ कि कॉमनवेल्थ का सदस्य बन गया था। ध्यान देंगे, भारत की तरह कॉमनवेल्थ का सदस्य बन गया था, ये भी बारबाडोस भी, इस चीज़ को ध्यान देंगे। और तब से क्या है बेसिकली ये बारबाडोस इसी के अधीन, यानी हम लोग कह सकते हैं एक तरह से डोमिनियन स्टेटस टाइप का था, ठीक। ये सिंपल सा हम लोग बात समझ सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ का सदस्य क्या है, ये अगले वर्ष ही बन गया था। अब यहाँ पे देखेंगे जो अभी करंट में न्यूज में है वो क्या कर रहा है कि अभी क्या है, इसने खुद को नवीनतम गणराज्य घोषित कर दिया। किसने? बारबाडोस ने। यानी बारबाडोस ने जैसे ही खुद को नवीनतम गणराज्य घोषित किया वैसे क्या हुआ, अब डोमिनियन स्टेटस का टैगलाइन हटेगा और ब्रिटिश शासन से पूर्णतः अब मुक्त हो जाएगा, यानी ब्रिटिश शासन की यहाँ पे समाप्ति हो गई पूरी तरीके से। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि नवंबर माह में एक घटना क्या हुई थी कि नवंबर माह में ही क्या हुआ था, सेंड्रा मेशन, यहाँ पे नाम लिखा है, सेंड्रा मेशन ने बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ कर लिया था। ध्यान देंगे, बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो ये नवंबर माह का न्यूज है कि सेंड्रा मेशन, बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो सेंड्रा मेशन है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके पहले सेंड्रा मेशन इस देश में कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर, जैसे गवर्नर जनरल, ठीक है, इत्यादि पदों पर ये ऑलरेडी थी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सेंड्रा मेशन, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया, तो सेंड्रा मेशन के द्वारा शपथ लिया गया था। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि मॉरिशस के बाद इसके पहले जो देश गणराज्य का खुद को घोषित किया था वो मॉरिशस था। ध्यान देंगे, 1992 में खुद को इसने गणराज्य घोषित किया था। यानी अब गणराज्य के बाद क्या है, ये पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ब्रिटिश उपनिवेश से खुद को मुक्ति की दिलाई है पूर्णतः, और अब गणराज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बाकायदे कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं बारबाडोस के बारे में, क्योंकि मेरा मानना है कि प्री के नजरिए से उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। आप लोग में से अगर किसी को लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो देख लेंगे। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान देंगे। यहाँ पे कॉमनवेल्थ वर्ड मिल गया है, तो कॉमनवेल्थ का हम लोग देखेंगे कि जब 1965 में इसको आज़ाद किया गया है, तो ये अगले ही वर्ष 1966 में क्या हुआ है कि कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया है। तो कॉमनवेल्थ की स्थापना 1949 में की गई थी। इसमें कुल 54 देश हैं। इसमें इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में स्थित है। लंदन कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके में स्थित है, ठीक। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे, जब एक्चुअली एक चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ा हुआ हूँ, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब देश 1966 में आज़ाद होता है तो यहाँ पे क्या है, बारबाडोस कैरिबियन समुदाय का गठन किया जाता है। बारबाडोस कैरिबियन समुदाय को यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिखा है कैरिबियन कम्युनिटी। ध्यान देंगे, तो यहाँ पे बेसिकली लिख देंगे CAREI से कैरिबियन, COM से कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पे CARI पहला 4 वर्ड और यहाँ से पहला 3 वर्ड लेके 7 वर्ड का कैरी कॉम बना है। और इसका गठन 1973 में किया गया था, यानी लगभग 7 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैरी कॉम के बारे में क्या किया है कि लास्ट में चर्चा कर दिया है। कैरी कॉम के बारे में क्या चर्चा किया है, तो पहली बात यही कि 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल 15 कंट्रीज है इसमें बेसिकली ध्यान देंगे, और जो सहयोगी सदस्यों की संख्या इसमें 5 है। इसका जो मुख्यालय है वो जॉर्ज टाउन गुयाना में स्थित, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैरी कॉम का सचिवालय कहाँ स्थित है, जॉर्ज टाउन गुयाना में स्थित है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट IMD के बारे में कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 के संदर्भ में काफ़ी चीज़ें बोली गई हैं, उसको देखेंगे। ध्यान देंगे, तो IMD अर्थात इंटरनेशनल, ध्यान देंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो IMD के द्वारा ध्यान देंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 को जारी किया गया। ध्यान देंगे, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 जारी की गई। तो ध्यान देंगे, यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया गया, तो IMD के द्वारा जारी किया गया। IMD के द्वारा विश्व टैलेंट रैंकिंग या वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 जारी किया गया। ध्यान देंगे इस रैंकिंग की अच्छी बात कि ये रैंकिंग क्या कहती है कि किसी भी देश में जो उपलब्ध कौशल है, जो सामर्थ्य है, ठीक है, ये बेसिकली कह रहा है कि इस रैंकिंग के माध्यम से किसी देश में जो स्किल उपलब्ध है, ठीक है, और जो सामर्थ्य है उसका पता लगाती है बेसिकली, ठीक है। तो किसी भी देश के स्किल का, किसी भी देश के सामर्थ्य का पता कौन सी रैंकिंग लगाती है, ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 के द्वारा बेसिकली, जो कि IMD के द्वारा जारी किया गया, उसके द्वारा इसको बेसिकली पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये रैंकिंग क्या है, कुल 3 फैक्टर्स के आधार पर तैयार किया जाता है। ध्यान देंगे, कुल 3 फैक्टर्स के आधार पर यह रैंकिंग तैयार किया जाता है। जो तीनों फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, तो पहला फैक्टर है निवेश और विकास, यानी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, निवेश एवं विकास। उसके बाद से
तत्परता, ठीक है, रेडीनेस, ठीक है, उसके बाद से अपील। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं। इन 3 फैक्टर के आधार पे क्या है, इस वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट IMD के द्वारा जारी किया था। इसके कितने फैक्टर हैं? कुल 3 फैक्टर हैं। पहला निवेश और विकास, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड तत्परता और तीसरा अपील। ये चीज ध्यान देंगे। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट में क्या है, वर्ष 2020 में क्या है कि कुल जब 2020 से तुलना कर रहा है, कह रहा है कि इस वर्ष क्या है, रैंकिंग में बोत्सवाना को नए देश के रूप में शामिल किया गया है। यानी सीधी सी बात है, वर्ष 2020 में क्या है, जब ये रैंकिंग तैयार की गई थी तो इस रैंकिंग में केवल 63 देशों को काउंट किया गया था। और 2021 में जब ये रैंकिंग तैयार की जा रही है, ध्यान देंगे 2021 में, तो इस रैंकिंग में 64 कंट्रीज को शामिल किया जा रहा है। तो नो डाउट कि जो एक कंट्री बढ़ी वो कौन है, तो जो एक कंट्री बढ़ी है वो आपका बोत्सवाना है। तो एक तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है, ध्यान देंगे, बोत्सवाना है। अब यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज देखिए, तो टॉप 5 कंट्री पिछले वर्ष का अगर आपको डाटा याद रहेगा तो पिछले वर्ष भी IMD की इस रैंकिंग में, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक था। इस बार भी स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक मिला। यानी स्विट्जरलैंड की जो स्किल है, जो सामर्थ्यता है, वो विश्व में सर्वाधिक है। ये चीज ध्यान रखने की बात है, ठीक है। ये रैंकिंग एक कंक्लूजन पे क्या पहुंचती है कि टॉप 10 जो पोजीशन है, उस टॉप 10 पोजीशन में जो यूरोपीय इकोनॉमी है वो स्थित है। ध्यान देंगे, टॉप 10 पोजीशन पे यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं स्थित है। ये रिपोर्ट इस बात को बोलती है, ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। रैंकिंग में जो अंतिम 5 देश हैं उनका नाम बोलता है। अंतिम 5 देशों में हम लोग को सबसे लास्ट जो है वो वेनेजुएला है। वेनेजुएला को याद रखना होगा, ध्यान देंगे। सबसे लास्ट क्या है, सबसे लास्ट इसमें वेनेजुएला है। वेनेजुएला को हम लोग को याद रखना होगा, ये चीज़ ध्यान देना है। और बोत्सवाना, जिसको अभी रिसेंट में शामिल किया गया है, बोत्सवाना की रैंकिंग 44 है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, पहली बात कि ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये रैंकिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट अर्थात IMD के द्वारा जारी की जाती है। ये रैंकिंग बेसिकली किसी देश में व्याप्त कौशल एवं सामर्थ्य की का पता लगाती है। इसके 3 फैक्टर हैं, निवेश और विकास, तत्परता और अपील। ध्यान देंगे, बोत्सवाना अभी 64वीं कंट्री है, जो कि अभी एक नवीन कंट्री है जिसको इसमें शामिल किया गया था। बोत्सवाना की रैंकिंग कितनी है, 44 अर्थात 44 इसकी रैंकिंग है। इस चीज को ध्यान देंगे। स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट रैंक पे है, ये चीज ध्यान देना है। और वेनेजुएला इसमें लास्ट रैंकिंग पे है, ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है कि भारत की रैंकिंग देखी गई है। तो कह यह रहा है कि पिछली वर्ष 2020 में क्या है कि भारत की रैंकिंग थोड़ी खराब हुई थी, लेकिन वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स की इस रैंकिंग में भारत के 6 स्थानों में सुधार हुआ है। ये चीज़ ध्यान देंगे। जबकि ध्यान देंगे कि एक सीट बढ़ी है, ध्यान देंगे 44 नंबर पे। मेरे यार एक चीज़ जानना, इस बार 44 रैंक पे क्या है, जिस देश को शामिल किया गया है वो देश कौन सा है, बोत्सवाना शामिल है। बोत्सवाना नहीं शामिल किया जाता तो भारत की रैंकिंग कितनी रहती, 55 रहती, ठीक है। तो यानी एक देश की एंट्री हुई है, इसके बावजूद भारत को 6 स्थान का सुधार हुआ है। यानी भारत को बोत्सवाना नहीं शामिल किया गया था तो 7 स्थानों का सुधार आता। तो ये एक बहुत अचीवमेंट की बात है, ये चीज़ ध्यान रखना है। भारत को कुल 6 स्थानों का इस वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में फायदा हुआ है, ध्यान देंगे, या रैंकिंग में फायदा हुआ है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है कि विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची जारी की जाती है, ठीक है। ये सूची फोर्ब्स पत्रिका के माध्यम से जारी की जाती है। ध्यान देंगे, ये सूची क्या है, फोर्ब्स पत्रिका के माध्यम से जारी की जाती है। और ये सूची आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देंगे, ये सूची आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, ये कुल 18वीं संस्करण है, ये जान देंगे, ये 18वां संस्करण है, अपने दिमाग में ये रखेंगे, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली इस सूची में क्या ध्यान देंगे, इस सूची में CEO जो है, वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट MNCs हैं उनकी CEO का नाम लिखा गया है। इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वर्ल्ड पॉलिटिशियंस हैं, इनका नाम लिखा गया है। और जो विज्ञानी टाइप के लोग हैं, प्रतिरक्षा विज्ञानी, उनको शामिल किया गया है। तो इसमें CEO, नेता लोग और प्रतिरक्षा विज्ञानी, एक प्रतिरक्षा विज्ञानी इस सूची में शामिल, ध्यान देंगे, एक प्रतिरक्षा विज्ञानी। इस सूची में कुल 40 CEO को शामिल किया गया है। इस सूची में 19 नेताओं को शामिल किया गया है और एक इसमें क्या है, प्रतिरक्षा विज्ञानी को शामिल किया गया है। एक इसमें प्रतिरक्षा विज्ञानी को शामिल किया गया है इस सूची में। तो ये चीज़ कम से कम बेसिक इस सूची के बारे में आपको याद रखनी चाहिए कि ये सूची फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी की जाती है। ये 18वां संस्करण है, ठीक है। इसमें बेसिकली 40 CEO, 19 पॉलिटिशियन और एक प्रतिरक्षा विज्ञानी को इस सूची में शामिल किया गया है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस सूची के बारे में कह रहे हैं कि सूची में कुल 40 CEO, एक प्रतिरक्षा वैज्ञानिक और 19 वैश्विक जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है कि जो जेफ बेजोस साहब है, इनकी जो पूर्व पत्नी है, उनका नाम क्या है, मैकेंजी स्कॉट। जब इन लोग के बीच में डाइवोर्स हुआ था, इनका डाइवोर्स काफ़ी चर्चा का विषय था, इस चीज़ को ध्यान देंगे।
मैकेंजी स्कॉट क्या है, इस सूची में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया है, यानी मैकेंजी स्कॉट को टॉप रैंक मिली हुई है, ध्यान देंगे। जेफ बेजोस साहब की ये पत्नी थी जो कि अमेजन के संस्थापक है। जेफ बेजोस पूर्व के दिनों में वर्ल्ड के टॉप अमीर रहे, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। वरना देखेंगे सबसे ज्यादा, अगर पेपर में क्वेश्चन लिया जाए कि सर्वाधिक बार इस फोर्ब्स पत्रिका में शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सा मिल रहा है, तो जर्मन चांसलर है, उनका नाम है एंजेला मर्केल। ये मैक्सिमम टाइम क्या है, मैक्सिमम टाइम ये क्या है, ये सबसे प्रभावी महिला रही हैं, यानी सबसे ताकतवर महिला रही है मैक्सिमम टाइम, एंजेला मर्केल। लेकिन चूंकि एंजेला मर्केल अब चांसलर नहीं रही, ध्यान देंगे, तो ये तीसरा अवसर है पूरे 18 वर्षों में, अगले 18 वर्षों में ये मात्र तीसरा ऐसा अवसर है जब एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान नहीं मिला है, यानी वरना पिछले 18 वर्षों में 15 बार एंजेला मर्केल को फर्स्ट रैंक यहां पे मिली हुई है, ये चीज ध्यान देंगे, ठीक। अब यहां पे सेकंड रैंक पे कौन है, तो सेकंड रैंक पे यहां पे और जो कमला हैरिस साहब है, अर्थात जो यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं, इनको सेकंड रैंक मिला हुआ है, ध्यान देंगे। कमला हैरिस साहब को सेकंड रैंक मिला हुआ है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मैकेंजी जो स्कॉट है वही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देगा। थर्ड रैंक पे यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है क्रिस्टलिन लेगार्ड, इनको मिला हुआ है। मेरा मानना है कि मैकेंजी स्कॉट, कमला हैरिस और क्रिस्टलिन लेगार्ड में मैकेंजी स्कॉट इंपॉर्टेंट है, पहली बात की सर्वोच्च है, दूसरी बात जेफ बेजोस साहब की ये पत्नी है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देंगे, यहां पे ईयर के आधार पे लिखा गया है कि सबसे युवा कौन है, ठीक है, सबसे युवा कौन है और सबसे बुजुर्ग कौन है, यानी शक्तिशाली महिलाओं में सबसे युवा महिला कौन सी है और सबसे बुजुर्ग महिला कौन सी है। तो इस सीरीज में यहाँ पे लिखा गया है कि सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में, ध्यान देंगे, जो एक यूएसए की महिला है उनका नाम है टेलर, ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है टेलर, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो टेलर स्विफ्ट, ध्यान देंगे, स्विफ्ट यहाँ पे जैसे लग रहा है नाम में स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, तो ध्यान देंगे टेलर स्विफ्ट, टेलर स्विफ्ट क्या है, ये सबसे यूथ है, ये चीज ध्यान देना है। और सबसे बुजुर्ग कौन है, तो ये क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ध्यान देंगे, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ये सबसे बुजुर्ग है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये सबसे यूथ है कौन, टेलर स्विफ्ट, और सबसे बुजुर्ग कौन है, एलिजाबेथ द्वितीय, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे वही चीज एनालिसिस में लिखा है कि मैकेंजी स्कॉट फर्स्ट रैंक पे है, कमला हैरिस सेकंड रैंक पे, क्रिस्टलिन लेगार्ड थर्ड रैंक पे, ठीक है। मैकेंजी स्कॉट को जो दिया गया है वो किस श्रेणी में दिया गया है, फर्स्ट रैंक, तो लोपोपकार श्रेणी में इनको दिया गया है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे भारतीय संदर्भ में स्टडी किया गया है कि इस टॉप 100 महिलाओं की सूची में कुल 4 वुमेन्स ऐसी हैं, 4 वुमेन ऐसी हैं, ध्यान देंगे, जिनमें जो भारतीय हैं जिनको दिया गया है, और इनमें सबसे शक्तिशाली भारतीय महिला कौन सी है, श्री निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि भारतीय वित्त मंत्री भी हैं, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण को इसमें फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, ध्यान देंगे। लगातार तीसरी बार क्या है कि इनको इस सूची में और रैंक मिला है और भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला बनी हुई है, ध्यान देंगे। इस बार 2020 में जो इनकी रैंकिंग थी वो 41वें स्थान पे थी, अभी ये 37वें स्थान पे है, इस चीज को जानेंगे। अभी ये 37वें स्थान पे है, कौन, निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी अभी 37वें स्थान पे है। पिछली बार से इनको 4 स्थान की प्रगति हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, ध्यान देंगे। सेकंड एक रोशनी नडार इसमें सेकंड रैंक पे है, ध्यान देंगे। भारत की दूसरी जो महिला है वो है रोशनी नडार। रोशनी नडार एचसीएल की सीईओ है, ध्यान देंगे, नडार, तो रोशनी नडार क्या है, एचसीओ की सीईओ है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और उसके बाद से तीसरी है मजुमदार शाह, जिसका नाम है, एक्चुअल नाम है किरण मजुमदार शाह। तो तीसरी कौन है, तीसरी है पृथ्वी सोने, किरण मजुमदार शाह है। किरण मजुमदार शाह बायोकॉम की संस्थापक है, ठीक है। और चौथा ई कॉमर्स कंपनी नायका है, नायका की जो संस्थापक है उनका नाम है फाल्गुनी नायक, फाल्गुनी नायक, फाल्गुनी नायक, फाल्गुनी नायक वो चौथी भारतीय महिला है जिनको इसमें शामिल किया गया है। यानी टॉप 100 में कुल 4 भारतीय महिलाओं का नाम शामिल है, जिसमें एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, रोशनी नडार है जो कि एचसीएल की सीईओ है, मजुमदार शाह हैं जो कि बायोकॉम की संस्थापक हैं, और फाल्गुनी नायक जो कि एक बेहतरीन ई कॉमर्स कंपनी, टॉप ई कॉमर्स कंपनी जो कि नायका है उसकी संस्थापक रही हैं, ठीक है। यहाँ पे चारों लोग के बारे में लिखा हुआ है, ध्यान देंगे इस चीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021, ठीक है, इसको देख लेते हैं।
वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको, ये रिपोर्ट क्या है, ईआईयू के द्वारा जारी किया गया है। पहली बात तो यही है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी ईआईयू के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। कह रहा कि यह क्या है, यह एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है, ध्यान देंगे, यह एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है। अर्धवार्षिक सर्वेक्षण का मतलब होता है दोस्तों कि ईयर में, एक वर्ष में क्या है कि 2 टाइम इस सर्वेक्षण को जारी किया जाता है, 2 टाइम इस सर्वेक्षण को जारी किया जाता है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो यानी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जो कि ईआईयू के द्वारा जारी किया जाता है, ये ट्वाइस ईयरली सर्वे है, अर्थात वर्ष में 2 बार किया जाने वाला सर्वे है, इस चीज को ध्यान देंगे। कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों में रहने वाले लोगों की जो लागत है ना, उसमें वृद्धि की गई है, यानी शहरों की जो मुद्रास्फीति है, जो कॉस्ट है उसमें निवास करने की, उसमें वृद्धि हुई है, ध्यान देंगे। अब ये रिपोर्ट क्या कहता है कि सबसे महंगे शहर की तरफ जो ईआईयू का ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहता है कि इजराइल का एक लोकेशन है जिसका नाम है तेल अवीव, ध्यान देगा, तेल अवीव इजराइल का एक लोकेशन है। ये लोकेशन क्या है, सबसे महंगा शहर है, ध्यान देंगे, यानी अगर आप तेल अवीव में रहने गए तो आपका तेल निकालेगा, इतना महंगा ये शहर है, ध्यान देंगे। तेल अवीव ये इजराइल का एक शहर है जो कि विश्व का सबसे महंगा शहर है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तेल अवीव में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष इसकी 5वीं रैंक थी, इस बार ये पहली रैंक है। पहली बार ऐसा है कि तेल अवीव इजराइल का एक ऐसा शहर बना है, या पहली बार ये एक ऐसा शहर है तेल अवीव जिसको पहला रैंक दिया गया है, यानी सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो तेल अवीव सबसे महंगा शहर है, इस चीज़ ध्यान देंगे, ठीक है। चाइना के हांगकांग सबसे महंगा शहर है, ये चीज़ ध्यान देंगे। चाइना का जो हांगकांग है ये सबसे महंगा शहर है, ठीक। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में टॉप रहने वाला जो स्विट्जरलैंड है, इसका एक शहर है ज्यूरिक, ये सबसे महंगा शहर है, ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। जापान का ओसाका सबसे महंगा शहर है, इस चीज़ को ध्यान में रखने के। ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार जापान का ओसाका जो है वो उसका सबसे महंगा शहर है, याद नहीं करना है, याद नहीं, जो ज्यूरिक, हांगकांग, ओसाका है, ये कुछ भी आपको याद नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। मैच कराने के लिए शहर भले दे दे, ऐसे नहीं आएगा कि कौन सा किसका शहर है, ठीक है, मतलब महंगा शहर है, ऐसा नहीं आएगा। विश्व के सबसे सस्ते शहर कौन से हैं, तो उसके लिए आपको वहां जाना होगा जहां पे जिंदगी ही सस्ती है, दामिस्क, ध्यान देंगे। दामिस्क ना केवल कम कॉस्टली है, यहाँ पे ज़िंदगी भी बहुत सस्ती है। तो जिसको लगता है कि सबसे सस्ते शहर में घूमेंगे तो वो अपने जीवन की सभी इच्छाएं पूरी करके जाएं, क्योंकि जाना कहाँ है आपको, सीरिया, ठीक है, क्योंकि लौट के आने की यहाँ पे गारंटी नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो सबसे सस्ता शहर क्या है, दमिश्क है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। यहाँ पे जाएंगे तो आपका इश्क से दम घुट जाएगा, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, दम किसी और कारण से घुट जाएगा। तो दमिश्क यहाँ पे सबसे सस्ता शहर है, फिर भी यहाँ पे मत जाना, ठीक है। भारत के बारे में जो ये रिपोर्ट कहती है उस चीज़ को ध्यान देंगे। तो भारत के बारे में जो ये रिपोर्ट कहती है रिपोर्ट कि भैया जो गुजरात का अहमदाबाद है ना, ये ध्यान देंगे, ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद जो है को सबसे सस्ते सिर्फ 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। गुजरात के अहमदाबाद को सबसे सस्ते सिर्फ 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अहमदाबाद की रैंकिंग कितनी है, 167 रैंकिंग है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। 167 रैंक इसकी, किसकी, अहमदाबाद की, ठीक है। महंगाई का जो रीज़न है उसका यहाँ पे कई सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जीवन यापन की लागत में वृद्धि के कारण जो है वो मुद्रास्फीति है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाटा दी गई हैं, आप लोग चाहेंगे तो इसको देख लेंगे, ठीक है। कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है ये है, ठीक है। ईआईयू के बारे में यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या गई है, इसका मुख्यालय बता दिया गया है कि इसका मुख्यालय क्या है, लंदन के यूके में स्थित है। ईआईयू की स्थापना 1946 में की गई है, ये चीज़ ध्यान देंगे। तो बेसिकली इसका जो मुख्यालय है ये यूपीपीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ईआईयू का मुख्यालय यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो मेरा मानना है कि क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। अभी हम लोग कितना पेज नंबर देख लेंगे, 47 देख लेंगे, 64 नंबर पेज नंबर तक हम लोग क्लासेस देख लेंगे। मैं इसी तरह से कोशिश करूंगा कि 2 दिन 3 दिन पे एक क्लास को रिकॉर्ड कर लूँ। अगली पत्रिका आने के पहले ये आपकी पत्रिका खत्म हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। धन्यवाद।